हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हमारी आपसे होती है मुलाकात। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती है। और उसी कड़ी में देखा जाए तो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे 21 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल जगत, उत्तर प्रदेश, बिहार, स्पेशल स्पोर्ट्स तथा अन्य विविध तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और डेली न्यूज़पेपर में रहती हैं, उन सब पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से देखा जाए कमेंट भरे रहते हैं कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, कोर्स में कैसे एनरोल होना है। तो आइए मैं एक नज़र थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप ये जो करंट अफेयर का हमारा मासिक पैकेज है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ मत करिएगा, या तो आपके फ़ोन में ऐप है तो आप ऐप ओपन करिएगा, या फिर आप सीधे सीधे गूगल ओपन करिएगा। ठीक है, गूगल पे आपको सर्च करना है समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। ठीक, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखा जाए डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके बाद इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है सीधे जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, इसको आप ओपन करिएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं करंट अफेयर मासिक पैकेज जुलाई 2026। इस पे आप क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको यहां पर दिख जाती है। सबसे खास बात यह है कि कस्टमाइज करने का ऑप्शन हमारे ऐप में अब सारी चीजों का दिया जा रहा है, यानी कि जो भी चीज आपको परचेज करनी है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ, सारी चीजें, सारे ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पीडीएफ तो लगा ही है, साथ ही साथ डेमो वीडियो लगा हुआ है। जो लोग नहीं इनरोल है और देखना चाहते हैं किस प्रकार से क्लासेस चलती हैं, तो आप डेमो वीडियो ओपन करके आप देख सकते हैं आसानी से, और डेमो वीडियो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ में देखा जाए तो जो पीडीएफ है, क्लास पीपीटी जो होती है, उसको भी ऐप पर लगाया गया है। पिक्टोरियल फॉर्मेट वाली जितनी पीपीटी है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो प्रिंटेबल पीडीएफ देते हैं, और जो पिक्टोरियल पीपीटी जिस पे मैं पढ़ाता हूं क्लास में, वो पीपीटी आपको यहीं पर दिख जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो क्लास टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए आप यहां पर जब जाएंगे वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर तो ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। इस डैशबोर्ड से आप आसानी से बाय नाउ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको कस्टमाइज करनी है आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखा जाए पूरा जो शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल आपको मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से जब आप इसमें कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाता है। कभी कभी होता क्या है कि ऑटो जनरेटेड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास भेज दिया जाता है, लेकिन प्राइवेसी, जब आप प्राइवेसी लगा के रखते हैं तो आपके पास नहीं जाता है। ठीक है, अगर जो आपके पास लिंक नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना, वहां पर एक नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाता है क्योंकि आपका जो प्राइवेसी आपने लगा रखा है, इस वजह से आपके पास मैसेज ऑटो जनरेटेड नहीं जा पाता है। अब यहां पर देखा जाए इसका सेल प्राइस लिखा हुआ है 25 रुपए। इस 25 रुपए को भी देखा जाए तो एक तरीके से पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आप घटना चक्र की किताबें जब आप खरीदते हैं तो ऊपर एक क्यूआर कोड दिया रहता है, लिखा रहता है कैशबैक पाएं। ठीक है, 50 रुपए कैशबैक पाएं, उस प्रकार से क्यूआर कोड रहता है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है आपको। स्कैन करने के बाद आपके वॉलेट में कुछ कॉइन ऐड हो जाएंगे, उस कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना। ठीक है, उस कॉइन को अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे हो जाते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो महज 18 रुपए 75 पैसे में आप हमारे इस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, मासिक पैकेज में एनरोल हो जाते हैं, और सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। जो लोग का मैसेज आता है, जिन लोगों को मैसेज आता है किस प्रकार से हम एनरोल करें, तो ये सारी बातें यहाँ पर बता दी गई करंट अफेयर वीडियो बैच जुलाई 2026 के बारे में। इसी प्रकार से देखा जाए तो सारे यहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का हो, लोअर पीसीएस का हो, या फिर जो कंप्यूटर संपूर्ण कोर्स है, जून महीने का कोर्स है, इसके इतर देखा जाए जितने भी यूपी स्पेशल या अन्य मंथ के जो आप एनरोल करना चाहते हैं, पुराने मंथ के आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा डैशबोर्ड है। वीडियो लेक्चर का जो सेक्शन है उसको आपको ओपन करना है, वहीं से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी जानकारी के लिए इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां पर एक नंबर दिया हुआ है हमारा हेल्पलाइन नंबर, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारा जो मासिक पैकेज होता है, इस मासिक पैकेज में डेली वीडियो क्लास तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ में देखा जाए तो वीडियो क्लास से इतर आपको क्लास पीपीटी भी दी जाती है, क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ दिया जाता है, डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है महीने के एंड में, देखा जाए कंपाइल पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस मासिक पैकेज में मिलता है, और महज 18 रुपए में आप इस पैकेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब आप चर्चा करते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबरों पर। जानकारी थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि
प्रतिदिन बहुत से मैसेज आते हैं, कमेंट पूरा भरा रहता है कि किस प्रकार से एनरोल करें। तो आज मैंने आपका 5 मिनट लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली खबर क्या है। अनुराग कुमार बने दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त। ठीक है, यहां पर देखा जाए 18 जुलाई 2026 को 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस के 26वें पुलिस आयुक्त के रूप में यहां पर इन्होंने देखा जाए पदभार ग्रहण किया। ठीक है, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने वाला था उसके पहले ही सतीश गोलचा को हटाकर उनकी जगह पर अनुराग कुमार को पुलिस आयुक्त बनाया गया। चलिए देखते हैं। उन्होंने सतीश गोलाचा का स्थान लिया, जिन्हें पद से हटाए जाने के बाद यह नियुक्ति की गई है। जिन्हें पद से हटाए जाने के बाद यह नियुक्ति की गई है। बात की जाए तो अनुराग कुमार लगभग 20 वर्षों से खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के निर्णय के बाद अपने मूल यूटी कैडर में लौटे हैं। बात की जाए तो यह नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था और अंतरिम सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन माना जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, यहां पर बात करते हैं जापान ने शाही उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया है। जो शाही उत्तराधिकार कानून था उसमें देखा जाए जापान में संशोधन किया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, आईआर के सेक्शन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद ने 19वीं सदी के शाही परिवार कानून में संशोधन पारित कर पुनः स्पष्ट किया है कि केवल पुरुष उत्तराधिकारी ही सम्राट बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर 19वीं सदी का एक शाही परिवार कानून था, उसके अंतर्गत देखा जाए संशोधन किया गया है और पुनः स्पष्ट किया गया है कि केवल जो पुरुष उत्तराधिकारी हैं वही जापान में सम्राट बन सकते हैं। ठीक है, संशोधन के तहत दूर के पुरुष रिश्तेदारों को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनने तथा राजकुमारियों को आम नागरिक से विवाह के बाद शाही दर्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई है। यानी कि यहां पर देखा जाए जो सम्राट है, होता क्या है कि दूर के कोई रिश्तेदार है उनको गोद ले लिया जाए, पुरुष किसी को गोद ले लिया जाए, उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और साथ ही साथ जो राजकुमारियां हैं वो अगर चाहे तो जो आम नागरिक है किसी आम नागरिक से विवाह कर उसे शाही दर्जा बनाए रखने की अनुमति प्रदान किया गया है इस उत्तराधिकार कानून में। बात की जाए तो सम्राट नारुहितो की पुत्री राजकुमारी आइको लोकप्रिय होने के बावजूद महिला होने के कारण उत्तराधिकार के पात्र नहीं होंगी। यानी कि देखा जाए जो राजकुमारी है, माना जा रहा था कि ये राजपाट संभालेंगी, लेकिन जो नया कानून आया है उसके कारण जो राजकुमारी आइको है ये लोकप्रिय होने के बावजूद भी देखा जाए महिला होने के कारण उत्तराधिकार के पात्र नहीं होंगी जापान में। विशेषज्ञों के अनुसार केवल पुरुष उत्तराधिकार व्यवस्था के कारण 1500 वर्ष पुरानी जापानी शाही वंश परंपरा के भविष्य का संकट गहरा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए जो सम्राट नारुहितो है ना, इनके कोई पुत्र नहीं है, पुत्री ही है राजकुमारी आइको, और लोकप्रिय भी हैं। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए, उससे इतर भी देखा जाए तो ये यहाँ पर जो सम्राट की गद्दी है वो नहीं संभाल पाएंगी। आगे देखते हैं, अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला अग्निवीर सेल। अब ये जो देश का पहला अग्निवीर सेल है ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि किस राज्य में देखा जाए देश का पहला अग्निवीर सेल स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड में बनेगा। यहाँ पर बात करते हैं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां अग्निवीर सेल स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम के दौरान की है। अग्निवीर सेल सेवा मुक्त अग्निवीरों को रोजगार, स्वरोजगार तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु एकल सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बात की जाए तो पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना के अंतर्गत सेवा मुक्त अग्निवीरों एवं पूर्व सैनिकों को विशेष अनुदान दिया जाएगा तथा सीमांत गांवों में स्वरोजगार हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। जो लोग उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं या फिर विचार कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा देने का, आप लोग उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम जरूर दीजिएगा। जो यूपी से है उनके लिए भी देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में अपर पीसीएस यानी कि देखा जाए जो यूके पीएससी का अपर पीसीएस एग्जाम है, सिर्फ वही एक ऐसा एग्जाम है, और एफआरओ, ये दो एग्जाम ऐसे हैं जहां पर देखा जाए कि अन्य राज्यों के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। वरना वहां पर जो लोअर पीसीएस होता है या फिर देखा जाए जो वन दरोगा है या फिर लेखपाल है, उन सब में देखा जाए डोमिसाइल लगा हुआ है, डोमिसाइल लागू है। आप अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तभी वहां की परीक्षाएं दे सकते हैं। लेकिन अपर पीसीएस अपवाद है, तो अपर पीसीएस की परीक्षा जो उत्तराखंड मतलब देना चाहते हैं यूकेपीएससी, उनके लिए देखा जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लगभग 83 से 100 सीटों पर ज्ञापन जो है वो आयोग को भेजा जा चुका है यूपीएससी को, और जल्द ही वो अपना नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। और इसका एग्जाम जो है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर प्रथम सप्ताह में होगा। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए अब ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ना,
अग्निवीर सेल के बारे में, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड में। मुख्य परीक्षा के लिए कैसे, जिस प्रकार से देखा जाए तो यूपी पीसीएस में जीएस का पेपर 5 और जीएस पेपर 6 होता है। सेम उसी प्रकार से देखा जाए वही पैटर्न उत्तराखंड पीसीएस ने भी अपनाया, यूके पीसीएस ने भी अपना लिया है। और वहां पर भी देखा जाए पहले पेपर होते थे 7, एक पेपर मैथ का होता था, बाकी जो पेपर होते थे वहां पे पेपर की क्वालिटी, एक चीज आप जान लीजिए कि जो पेपर होता है ना उसमें लघु उत्तरीय, अति लघु मतलब अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 16 नंबर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो पेपर 5 और पेपर 6 है ये निर्णायक पेपर है। ठीक है, उत्तराखंड विशेष की जानकारी जिसको अच्छी होगी वही वहां पर क्वालिफाई करेगा। अभी देखा जाए तो 2024 उत्तराखंड पीसीएस का परिणाम आया है, 2025 का भी देखा जाए परिणाम आना बाकी है, और 26 की वैकेंसी भी आने वाली, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए, राज्य सरकार पहले ही अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन जैसी सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा भर्ती की प्राथमिकता प्रदान कर चुके हैं। तो इस प्रकार से देश का पहला अग्निवीर सेल जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। और किस लिए, किस उद्देश्य से, जो रिटायर्ड अग्निवीर है ना उनको देखा जाए मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये पहला सेल बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन 2026 का खिताब। बात की जाए तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 के फाइनल में अकानो यामागुची को हराकर पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। यानी कि पहली बार है कि जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। वह जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन, परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो उनका नाम क्या है, पीवी सिंधु इनका नाम है, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बात की जाए तो सिंधु ने अपने करियर में पहला बैडमिंटन विश्व महासंघ वर्ल्ड टूर सुपर 750 खिताब भी जीता है, तथा सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 के बाद यह उनका पहला वर्ल्ड टूर खिताब है। यानी कि देखा जाए 2024 में खिताब जीतने के बाद अब वापस 2026 में डायरेक्ट जापान ओपन का खिताब जीता है। देखा जाए तो इस जीत के बाद बैडमिंटन विश्व महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में उनके पुनः विश्व के शीर्ष 8 खिलाड़ियों में शामिल होने की संभावना भी मजबूत हुई है। आगे बात करते हैं, ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 26/2 बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण। अब ये 26/2 क्यों लिखा हुआ है, देखा जाए तो 2026 में ये दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर 26/2 लिखा हुआ है। देखा जाए तो 20 से लेकर 23 जुलाई 2026 तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 26/2 का आयोजन भारतीय नौसेना एवं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के कंबाइंड टास्क फोर्स के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, व्यवहारिक अनुभव के आदान प्रदान तथा क्षेत्रीय क्षमता का निर्माण करना है। बात की जाए तो 40 से अधिक देशों के भागीदार वाले इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के साथ सहयोग से समुद्री सुरक्षा की वैश्विक साझेदारी सुदृढ़ होगी, और यह अभ्यास भागीदार देशों के बीच में पारस्परिकता, पेशेवर समझ और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में तथा दक्षिणी नौसेना कमान की प्रशिक्षण केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, ईवीएसपी पोर्टल जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए 15 जुलाई 2026 को विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली से ईवीएसपी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के एवं हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों, कानूनी पत्रिकाओं एवं संदर्भ पुस्तकों को हिंदी एवं डिजिटल रूप में उपलब्ध कराता है। यानी कि ये पोर्टल जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लॉ स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले लॉ स्टूडेंट बेसिकली देखा जाए तो लॉ की पढ़ाई जो करते हैं उनको तो ज़्यादातर जो किताबें हैं, रिसोर्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि हिंदी मीडियम से भी लॉ करते हैं। ठीक है, अब हिंदी माध्यम से लॉ करते हैं तो उसमें रिसोर्स जो है वो बहुत कम सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो ऐसे में ये पोर्टल देखा जाए तो आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है, विधि साहित्य प्रकाशन की ओर से देखा जाए पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, ईवीएसपी पोर्टल। ठीक है, और इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया। बेसिकली उद्देश्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, कानूनी पत्रिकाएं हैं, संदर्भ पुस्तकों का हिंदी में डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाता है। बात की जाए तो वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों एवं आम नागरिकों को कानूनी साहित्य एवं सरल एवं सुगम पहुंच उपलब्ध कराने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, और ये छात्रों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी, छात्रों के लिए ये बेहद लाभदायक पोर्टल है। इसी वजह से देखा जाए इस पोर्टल के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है। चलिए देखते हैं, यह पहल सरल, सुबोध एवं नागरिक अनुकूल हिंदी को बढ़ावा देने के साथ कानूनी साहित्य को संवैधानिक लोकाचार एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने पर बल भी देता है। ठीक है,
अगली खबर देखते हैं, लद्दाख, भारत का प्रथम जियोथर्मल कुआं। यहां पर देखा जाए भारत का प्रथम जियोथर्मल कुआं कहां पर स्टार्ट किया गया है, तो यहां पर लद्दाख में शुरू हुआ है। बात की जाए तो 17 जुलाई 2026 को पूगा वैली लद्दाख में भारत के पहले 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया, जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एनर्जी सेंटर ने विकसित किया है। ठीक है, अब याद रखना है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ओएनजीसी एनर्जी सेंटर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ओएनजीसी का पूर्ण रूप क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी का पूर्ण रूप है। और पहला जियोथर्मल कुआं का लोकार्पण कहां पर किया गया है, पूगा वैली में किया गया, लद्दाख में। बात की जाए तो दोनों जियोथर्मल कुआंओं की गहराई लगभग 1000 मीटर है तथा लगभग 400 मीटर की गहराई पर 135 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। भूतापीय ऊर्जा से 24 घंटे एवं वर्ष भर निरंतर स्वच्छ बिजली का उत्पादन संभव होगा, जिससे लद्दाख की ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी। यह परियोजना कार्बन न्यूट्रल लद्दाख और नेट जीरो इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से भाप बनकर टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक ऊष्मा रहती है उससे जब भाप बनकर टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, और 1 मेगावाट क्षमता का ये पायलट प्रोजेक्ट है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, हर साल देखा जाए 20 जुलाई का जो दिन होता है इसको अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें तो अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एवं बज जो एल्ड्रिन थे, इन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले मानव कौन थे, दोनों नाम यहां पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो लैंडिंग हुआ था कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1969 को हुआ था। मिशन का नाम क्या था, अपोलो 11 मिशन था। ठीक है, देखा जाए तो इस दिवस का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण, चंद्र विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंडी बर्नहैम। अब जो एंडी बर्नहैम है इनके बारे में आपको पहले ही बताया था, इन्होंने शपथ ले ली है, यहाँ पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेबर पार्टी के नेता है एंडी बर्नहैम, इन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है और पिछले 10 वर्षों में देश के 7वें प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बन गए हैं 10 वर्षों में। 10 वर्ष में देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे 15 साल हो गए एक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप देखें ब्रिटेन में 10 साल के अंदर 7 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें, पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने इसे ब्रिटेन के लिए सर्किट ब्रेकर मोमेंट बताते हुए 40 वर्षों में सबसे बड़े बदलाव का वादा किया है। बात करें तो शबाना महमूद को गृह मंत्री का पद पर बरकरार रखा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार में भी इसी पद पर थी, यानी कि देखा जाए गृह मंत्री जो है कौन है, शबाना महमूद है। यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो एंडी बर्नहैम थे, इन्होंने पहला फोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किया और 2027 G20 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, क्यों हाईलाइट किया है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो G20 2027 है ना, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन जो होगा इसका आयोजन कहां पर होगा, इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। ठीक है, यूके में होगा। इसी वजह से देखा जाए ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि 2027 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। भविष्य में जो होने वाले सम्मेलन है ये बीपीएससी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026। यहां पर बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 हेतु चुना गया है। यह घोषणा तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा की गई है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक हैं। यहां पर बात की जाए 1 अगस्त 2026 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। बात की जाए तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 किसको दिया जाएगा। पीएम मोदी भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, अमिताभ बच्चन भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये पुरस्कार बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में। पीवाईक्यू में सवाल यहां से आया भी है। ठीक है, पीवाईक्यू में यहां से सवाल आ चुका है, तो इस वजह से ये नाम याद रखिएगा, अजीत डोभाल को दिया गया इस बार। आगे देखते हैं, चीन के फूड डिलीवरी कर्मी वांग जिंगबिंग को लू शेन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए चीन में एक फूड डिलीवरी बॉय है, उनको देखा जाए उनका नाम क्या है, उनका नाम है वांग जिंगबिंग, इनको लू शिन
साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात की जाए तो चीन के वांग जिंगबिंग जो 56 वर्ष उनकी आयु है, उनकी कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए प्रतिष्ठित लू शिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वोंग ने फूड डिलीवरी कर्मियों के संघर्ष और जीवन पर आधारित कविताएं डिलीवरी के दौरान कागज पर पर्चियों में लिखी थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्ष 2019 में ग्राहक द्वारा फटकारे जाने के बाद लिखी उनकी कविता मैन इन हैरी सामाजिक माध्यम पर वायरल हुई और उन्हें व्यापक पहचान मिली थी इसी के द्वारा। ठीक है, यह सम्मान सामूहिक जीवन, सामाजिक यथार्थ और साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति के महत्व को रेखांकित करता है और इसी वजह से देखा जाए ये लू शिन लिटरेचर प्राइज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको दिया गया है? वांग जाबिंग को दिया गया, वांग जिबिंग को दिया गया है। और बेसिकली देखा जाए इनका पेशा क्या था, तो ये फूड डिलीवरी कर्मी थे। जैसे जो स्विगी जोमेटो होता है ना, उसी प्रकार से देखा जाए ये चीन में फूड डिलीवरी करते थे। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडोंग को मंजूरी दी गई है। ठीक है, क्यू डेंगा को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहां पर देखा जाए भारत के औषधि महानियंत्रक ने जापान की टॉकेड बायोफार्मास्यूटिकल की क्यूडेंगा को भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए? ठीक, जो मैट्रिक्स R1 आई थिंक यही नाम था। ठीक है, जो मलेरिया वैक्सीन थी, मलेरिया वैक्सीन यूपीपीसीएस 2024 सेट बी क्वेश्चन नंबर 143। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 143 था। मैट्रिक्स R1 के बारे में पूछा था कि कौन सी वैक्सीन है, किसके द्वारा विकसित की गई है, ये सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मलेरिया वैक्सीन थी। अब वैक्सीन के बारे में पूछा है क्योंकि ये भारत की पहली मलेरिया वैक्सीन थी। और उसी प्रकार से देखा जाए तो भारत की पहली डेंगू की वैक्सीन जो है, ये आपकी परीक्षा के लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2026 के परिदृश्य में देखा जाए उस टाइम पर जो ये मैट्रिक्स R1 थी वो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब कौन सी है? ये क्यूडेंगा जो है ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा में, देखा जाए डायरेक्टली पूछ सकता है, इसको नोट करके रखिएगा। बात करें तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने जापान के टेकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स की क्यूडेंगा को भारत में पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है। यह वैक्सीन डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4 सभी 4 सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करता है और पूर्व डेंगू संक्रमण या पूर्व परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बात की जाए तो यह वैक्सीन 0.5 मिलीलीटर के 2 खुराकों में 3 माह के अंतराल पर त्वचा के नीचे दी जाती है और 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनुमोदित है। बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व योग्यता प्राप्त यह वैक्सीन 43 देशों में स्वीकृत है तथा भारत में इसका उत्पादन बायोलॉजिकल ई के सहयोग से किया जाएगा। अब ये जो बायोलॉजिकल ई है, ये नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में इसका उत्पादन कौन करेगा? बायोलॉजिकल ई के द्वारा किया जाएगा। ये नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2024 में देखा जाए तो ऐसा ही सवाल पूछा गया था। ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस टाइम पर आंसर था, इस टाइम पर देखा जाए बायोलॉजिकल ई है। चलिए आगे देखते हैं, स्पेन के खिलाड़ियों ने जीता फीफा विश्व कप 2026 के 3 प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कार। ठीक है, जो 3 प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कार है स्पेन के खिलाड़ियों ने जीता है। बात की जाए तो स्पेन के रोड्री ने गोल्डन बॉल, उनाई सिमोन ने गोल्डन ग्लव और पाउ कुबारासी जो है इनको सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात की जाए तो उनाई सिमोन ने 7 मैचों में एक भी गोल न खाकर नया विश्व कप रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि 7 मैच खेले हैं और 7 में देखा जाए कोई भी गोल नहीं पड़ा है इनकी गोलकीपिंग करने के दौरान। ठीक है, और इसी के लिए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का सम्मान भी इनको दिया गया है, गोल्डन ग्लव का अवार्ड भी दिया गया है। साथ ही साथ एक प्रकार से एक खास प्रकार का रिकॉर्ड भी बना लिया है कि कोई भी गोल 7 मैच खेले एक भी गोल नहीं खाए हैं। चलिए आगे देखते हैं, पाउ कुबारसी 19 वर्ष के हैं, इनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। वहीं पर देखा जाए स्पेन विश्व कप जीतने के साथ 3 प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाली दूसरी टीम बनी। इससे पहले जो अर्जेंटीना है 2022 विश्व कप में यह उपलब्धि हासिल की थी। यानी कि गोल्डन ग्लव और जो सबसे युवा खिलाड़ी का पुरस्कार होता है एवं गोल्डन बूट का पुरस्कार जो गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार होता है, ये तीनों पुरस्कार देखा जाए लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने जीता था और इस बार देखा जाए स्पेन ने जीता है। चलिए
आगे देखते हैं, राजमार्ग यात्रा ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास सुविधा शुरू की गई है। बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास सुविधा शुरू की है, जिससे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे के निवासी जो है 1 माह तक असीमित यात्रा कर सकेंगे। बात की जाए तो इस सुविधा के तहत डिजी लॉकर, वाहन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS आधारित सत्यापन से पात्रता स्वतः निर्धारित होगी, जिससे दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बात की जाए तो यह सुविधा सबसे पहले दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 स्थित मुंडक बक्करवाला टोल प्लाजा पर लागू की गई है और इसे देश भर में विस्तारित किया जाएगा। बात की जाए तो मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किए गए, जहां 22 भारतीय भाषाओं में फास्टैग, KYC, रिफंड, वार्षिक पास एवं लोकल पास से संबंधित सहायता एवं शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस वजह से ये देखा जाए तो ये जो राजमार्ग यात्रा ऐप है इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है और अब यहां पर देखा जाए डिजिटल लोकल टोल पास स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते में भारत शामिल हुआ है। बात की जाए तो हमारी यहां पर देखा जाए आज के करंट अफेयर की अंतिम खबर है, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार किया है, जिसका उद्देश्य अवैध, अनियमित तथा अनियंत्रित मत्स्यन तथा मत्स्य संशोधन का अतिदोहन को रोकना है। बात की जाए तो यह समझौता समुद्री वन्य मत्स्यन तथा समुद्र में होने वाली मत्स्य संबंधी गतिविधियों पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को विनियमित करता है। यहां पर देखा जाए तो यह समझौता वर्ष 2022 में जेनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सर्वसम्मति से अपनाया गया था और यह पर्यावरणीय सततता के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन का पहला बहुपक्षीय समझौता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय सततता को लक्ष्य बनाने वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला बहुपक्षीय समझौता कौन सा है? ठीक, तो ये है मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता, जिसमें भारत अब शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दिल्ली पुलिस के 26वें पुलिस आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सतीश गोलाछा, अनुराग कुमार, अजय भटनागर, संजय अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले 1 मेगावाट पायलट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लेह लद्दाख, कारगिल, पूगा वैली लद्दाख या फिर तवांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, टेकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा या फिर जाइफर के द्वारा, फाइजर के द्वारा। ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 है, जापान ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा, PV सिंधु या फिर मल्लिका बानसोड़ा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन का पहला पर्यावरणीय सततता पर केंद्रित बहुपक्षीय समझौता कौन सा है? व्यापार सुविधा समझौता, कृषि समझौता, मत्स्य सब्सिडी समझौता या फिर ट्रिप्स समझौता। तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लिख कर जाना है आपको डन, यानी कि आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो के एंड में जब वीडियो समाप्त हो तो डन आप लोग जरूर लिखा करें। जितने ज्यादा कमेंट रहते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे पता भी चलता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो अंत तक देखते हैं। ठीक है, और कुछ चेहरे, कुछ नाम मुझे याद भी हो जाते हैं कि ये लोग हमारे वीडियो एंड तक देखते हैं। कभी मौका पड़ा तो आपसे मुखातिब होने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो के एंड में डन जरूर लिखा करें। और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। थोड़ा सा आज हमने समय आपका ज़्यादा लिया समझाने के चक्कर में और जो हमारा जो मासिक पैकेज है उसको बताने के चक्कर में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।